कोई बंद करना पड़ेगा क्या? काहे के बंद करोगे तुम अपना ही बंद रिकॉर्डिंग करते हो। चालू है बाबा। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि सिन्हा कानूनी सलाह के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है पंचायत चुनाव एवं इससे संबंधित कानून। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नित्यानंद मिश्र जी एवं साथ में है पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मखमूल अहमद जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों का भी बहुत स्वागत इस कानूनी सलाह कार्यक्रम में। जी जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पंचायती राज क्या है और इसके कानून क्या हैं और ये कब लागू किए गए सर? सर्वप्रथम तो आपको पंचायती राज व्यवस्था उसके चुनाव के क्या प्रावधान हैं जी जी उस पर आने से पूर्व जी जैसे ही हम ये कहेंगे कि जैसे ही हम पंचायती राज या पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे मन में, हम सभी के मन में जी प्रेमचंद की वो कहानी पंच परमेश्वर की याद आ जाती है जी जिसमें उन्होंने पंचायत पंचों के द्वारा निष्पक्ष और न्यायवाद को कैसे प्रदर्शित किया गया है इसको उसमें बताया गया है। जी अब हम आते हैं कि पंचायत राज से आशय क्या है। पंचायत राज एक दर्शन और विचारधारा है और हमारे बापू महात्मा गांधी जी और हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे जिनकी सपना थी कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना जी जी और पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के दिशा में यह पंचायत राज कानून एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और आपको बता दें कि सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 1952 में दी गई थी जिसमें कि बलवंत मेहता समिति की सिफारिश के बाद इसको 1952 में संवैधानिक मान्यता दी गई थी और उसके बाद यह कानून के रूप में आया था 1993 में जी जी और 1993 में इसे अधिनियमित किया गया और बाद में इसे संशोधित करते हुए अभी जो वर्तमान में पंचायत राज से संबंधित कानून लागू है उसे कहते हैं बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006। जी तो 2006 से हमारे बिहार में पंचायती राज कानून लागू हुआ। उसके पहले आपको बता दें कि सर्वप्रथम पंचायती राज कानून नागौर जिले राजस्थान में लागू हुआ था और उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। जी जी तो इस तरह से और इसके पहले बहुत सारी समितियों जैसे बलवंत मेहता समिति, लक्ष्मीपल समिति, उसके अलावा आपका दांतेवाला समिति, उसके बाद से पीके थुंगन समिति, इन सभी समितियों के रिपोर्ट के समय समय से इन सब समितियों के सिफारिशों के आधार पर हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। जी जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम अपने प्रिय दर्शकों को बता दें कि हमारे बिहार में कुल 45,103 लगभग गांव हैं जी हाँ जिसमें 8406 8,406 ग्राम पंचायतें हैं, जी जी 534 पंचायत समितियां हैं और 38 जिला परिषद हैं। हमारे बिहार में पंचायती राज कानून या देश में पंचायती राज कानून की व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय कहने से तात्पर्य यह है कि इसकी मूल इकाई है ग्राम सभा। जी ग्राम सभा इसकी मूल इकाई होती है और उसके बाद इसकी त्रिस्तरीय समिति है। पहले जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। जी हाँ जो पंचायत स्तर की समिति होती है जिसमें मुखिया, उप मुखिया, पंच, सरपंच और वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। हाँ जी
दूसरा स्तरीय जो पंचायत समिति का जो दूसरा स्तर होता है वो होता है पंचायत समिति, जो प्रखंड स्तर पर निर्वाचित की जाती है। उसके तहत प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है जी। और तीसरे स्तर पर जो पंचायत समिति का जो तीसरा स्तर है उसको जिला परिषद कहते हैं। उसके तहत जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। इसी को हमारे पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया। जी जी सर, महफूज अहमद सर, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है और कितनी आबादी में इसे आयोजित किया जाता है? के बारे में मैं ये आपको बतला देना चाहता हूँ कि जिस ग्राम में कम से कम 500 आबादी हो तो वहाँ पर सदस्यों का निर्वाचन करवाना आवश्यक हो जाता है। ये सरकार की दायित्व हो जाती है। जी जी। लेकिन कहीं कहीं पर 2000 की आबादी से भी इसकी शुरुआत हो जाती है और उसका तरीका ये है कि जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए के योग्य हैं तो उनका उम्र कम से कम 21 साल का होना चाहिए जी। और निर्वाचन सूची में उनका नाम सूचीबद्ध होना चाहिए। ऐसे ही लोग उस निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, पंचायत के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जी जी। और ये उनको सबसे पहले ये जिला स्तरीय जो निर्वाचन समिति है, आयोग है, उसके ज़रिए से वहाँ से पहले वहाँ प्रपोजल होता है कि हाँ भाई अभी इस गांव का निर्वाचन करवाना है, तो वहाँ के योग्य व्यक्ति अपना अपना जाकर के नामांकन की प्रक्रिया अपनाते हैं जो संविधान के द्वारा आयोजित है जी। और उसके ज़रिए से अपना निर्वाचन के लिए अपना सूचीबद्ध होने के लिए वो अपना जाके नामांकन करवाते हैं और फिर निर्वाचन में भागीदारी लेने के लिए वो अपना काम को शुरू करते हैं। जी जी। सर, एक सवाल और है कि ग्राम पंचायत की जो आय होती है उसका मुख्य स्रोत क्या होता है सर? हाँ। क्योंकि अगर मुख्य स्रोत है जिससे कि वो गांव का विकास करते हैं और ग्राम पंचायत का विकास करते हैं और गांव भी सुदृढ़ होती है उससे। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब तक गांव में अगर आय का स्रोत ही नहीं होगा तो उस गांव का विकास क्या होगा? तो उसका कई माध्यम है। एक तो हमारी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा जो है उसमें निधि उपलब्ध करवाया जाता है अनुदान के रूप में। फिर वहाँ पर छोटे मोटे जैसे मेला हुआ, मछली पालन हुआ या प्रत्येक जो भी वहाँ के नागरिक रहने वाले हैं उनके जरिए बहुत छोटा मोटा कर लगा करके टैक्स के जरिए से वसूली की जाती है ताकि गांव को प्रोत्साहन के लिए उचित वहाँ के माध्यम से उचित तरीके से वहाँ का तरक्की हो, गांव का रोड हो या और जो भी माध्यम है वहाँ गांव को सुदृढ़ बनाने के लिए वहाँ से उन लोगों का वित्त का इंतजाम करवाया जाता है। जी सर, आप हमें बताएं कि पंचायत चुनाव क्या है और पंचायतों का निर्वाचन कैसे किया जाता है? जी, आपका प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आपको बताएं कि पंचायती राज व्यवस्था की जो प्रावधान हुआ था हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत इसकी व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था के तहत जो पंचायत से संबंधित कानून बनाए गए जिसका नाम अभी वर्तमान में है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। इसके तहत कुल 173 धाराएं हैं जिसके तहत पंचायत का कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, उसका कैसे अनुपालन किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। विशेषकर बिहार राज्य पंचायती अधिनियम की 2006 की धारा 123 से लेकर के 144 तक पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और उससे अलग बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 बनाया गया है जिसको कि GSR 253 दिनांक 18/1/2006 को लागू किया गया था, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं और 122 धाराएं हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद
इन तीनों का चुनाव की सारी प्रक्रिया बनाई गई है और इसका निर्वाचन करवाने का पूर्ण दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। जी जी। और राज्य निर्वाचन आयोग इसको अधिसूचित करके और इसका निर्वाचन की सारी प्रक्रिया वो पूरा कराता है। जी। और सर ये बताएं कि पंचायतों का जो कार्यकाल की जो अवधि होती है, कार्यकाल, वो कितने क्या होता है, मतलब पंचायत की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। 5 वर्ष के लिए पंचायतों का निर्वाचन का वो कार्यकाल रहता है। तो अभी हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान जो पंचायत का कार्यकाल है वो जून तक का है, इसलिए जून तक जो है नए पंचायत के निर्वाचन का कार्य संपन्न हो जाना चाहिए और इसीलिए अभी वर्तमान में पंचायत चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाधीन चल रही है। जी जी। पंचायतों में सर आरक्षण की क्या व्यवस्था है? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारा बिहार आपको बता दें कि हमें इस बात की काफी खुशी है कि विशेष पहले तो आपको बता दें कि पंचायत में निर्वाचन आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 273D के तहत 243D के तहत यह प्रावधान किया गया है और बिहार हमारा पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी जी जी। तो इसलिए पंचायत में आरक्षण लागू करने के मामले में हमारा बिहार हमारे देश में सबसे अव्वल है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जिससे कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास और पंचायत में उनकी भूमिका साबित हो सके। जी बिल्कुल। सर ये बताएं कि पंचायत में सदस्य जो होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? जी, पंचायत सदस्य की योग्यता, पहली तो योग्यता ये होनी चाहिए कि उसका उम्र जो है 21 वर्ष हो जी और बिहार विधानसभा के निर्वाचन हेतु, इसके अलावा बिहार विधानसभा के निर्वाचन के लिए जो अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं वो सारी अहर्ताएं पंचायत निर्वाचन के सदस्य के लिए भी लागू होती हैं। जी, तो पंचायत के कार्य क्या है और उसके अधिकार क्या है जी और क्या अधिकार नहीं है? जी पंचायत के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक अनिवार्य कार्य है जी, दूसरे ऐच्छिक कार्य हैं। जी। अनिवार्य कार्य उसको कहते हैं जिसे कि पंचायत की राज व्यवस्था के तहत करना आवश्यक है, उसे करना ही है। जी जी। और दूसरा ऐच्छिक कार्य होते हैं जिसको कि वो अपनी व्यवस्था और अपने संसाधनों के माध्यम से या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाएं उसके तहत वो कार्य करते हैं। जैसे अनिवार्य कार्य में आते हैं सार्वजनिक कुआं, तालाब, जलाशयों का निर्माण, उनकी मरम्मत एवं रखरखाव, उसके बाद से सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, गलियों, नालियों, ग्राम पंचायत की सड़कों एवं पुलियों का निर्माण, गांव के मार्गों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था, कृषि का विकास, जन्म मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण, लघु सिंचाई संसाधनों का निर्माण, सार्वजनिक हाटों, मेलों आदि की व्यवस्था, ये सारे कार्य जो हैं वो पंचायत के अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। जी जी। सर आप हमें बताएं कि ग्राम पंचायत में जो राज्य और सरकार के क्या योगदान होते हैं? राज्य सरकार और सरकार का तो बहुत मुख्य योगदान है, क्योंकि बिना सरकार का कोई भी गांव का प्रविष्ट जो है तरक्की हो ही नहीं सकता है। जी जी। हर जगह सरकार का ये दायित्व होता है कि अपने जो उचित माध्यम है अपने ऑफिसर्स के थ्रू से मॉनिटरिंग करवाना, खास करके गांव का कोई भी मॉनिटरिंग देख रेख के लिए जो वहाँ पर मुखिया जो चुन करके आते हैं, तो उस गांव के को सुनियोजित करने के लिए एक पदाधिकारी की वहाँ ज़रूरत होती है जो प्रखंड स्तर के होते हैं, जो अंचल अधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, उनके ज़रिए से
गांव का जो भी विकास है उन सब चीज़ों पर देख रेख का काम करवाया जाता है। और गांव में जो भी विकास का काम होगा उसमें सरकार की तरफ से अनुदान राशि प्राप्त करवाई जाती है जी जी प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से। जी। सर आप बताएं कि पंचायत राज में राज्य वित्त आयोग की क्या भूमिका है? जी, सबसे मूल प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए यही है कि आखिर पंचायत का संचालन, पंचायत के आय के स्रोत और पंचायत का लेखा जोखा कैसे किया जाएगा। जी। तो इसके लिए प्रावधानित किया गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। जी हाँ। और राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा यह राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य वित्त आयोग का कार्य जो है, मूल कार्य जो है वो है कि राज्य और पंचायतों के द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण और उनके बीच विभाजन करना, शुल्क, पथकर और फीस का बंटवारा करना और पंचायतों के विभिन्न करों का निर्धारण करना, ये सब राज्य वित्त आयोग का कार्य है। इसके अलावा आपको कौन सा कर, कौन सा शुल्क, हाट, मेला, ये जितने भी कर हैं उन सब कर की वसूली कैसे की जाएगी, उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, पंचायतों को सुदृढ़ संचालन के लिए उसको कैसे सहायता किया जाएगा, उसका लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा, ये सारी की सारी बातें और कार्य ये राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यूं कहें कि पंचायती राज व्यवस्था के का आर्थिक संचालन राज्य वित्त आयोग करता है। जी जी। और जैसे ग्राम पंचायत के कार्यों को प्रभावी बनाने में समितियों का क्या योगदान है सर? हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पंचायत सिर्फ एक इकाई होकर के अपने पूरे कार्यों का अच्छे से संपादन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए पंचायत समितियों का निर्माण किया गया है। अब जैसे पंचायत कैसे पंचायत के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, उसका संचालन किया जाए, उसके लिए भिन्न भिन्न तरह की पंचायत समितियां बनाई गई हैं। जैसे विकास समिति, शिक्षा समिति, लोकहित समिति और समता समिति, इस तरह की जितनी भी समितियां हैं वो बना करके और पंचायती राज कानून को और पंचायत से संबंधित जो भी प्रावधान है उनको लागू करने का व्यवस्था किया जाता है। जी जी। सर आप हमें बताएं कि पंचायत राज की कमियां क्या है? कमियां तो देखने में अगर ढूंढने से तो कुछ नजर आती है। जैसे कि गांव में अगर दूर दूर पंचायतों में हम लोग जाते हैं तो अभी वहां पर पूर्ण रूप से रोड का निर्माण नहीं हुआ है, पेयजल की कमियां हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, सरकार के द्वारा अभी बहुत से ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे जल नल योजना वगैरह का जो इंतजाम किया जा रहा है, हर घर में नल, हर घर में जल का प्रावधान किया जा रहा है। बहुत हद तक इस पर कार्य हो भी चुका है। रोड का माध्यम ये भी बहुत सही है। रोड पहले बहुत जर्जर हालत में थी, जो कि कमियां थी। अब उस दिशा में भी सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे जो भी ग्राम के या पंचायत के मुखिया होते हैं, उप मुखिया होते हैं, वो सरकार तक इस बात को पहुंचाते हैं और कमियों को दूर करते हैं। और बहुत हद तक इसमें कमियों को दूर भी की गई है। जहाँ तक और भी कमी है, आय का स्रोत अभी बहुत निम्न के बराबर है, तो इसमें भी सरकार अपना बहुत कुछ योगदान दे रही है और उसके जरिए से कमी को पूरा किया जा रहा है और प्रयास भी किया जा रहा है। जी शशि जी, हम अपने मकबूल अहमद साहब हमारे मित्र के बातों से सहमत होते हुए हम यह भी कहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कमी, जिसमें हम
जोड़ना चाहेंगे जी, जी। कि सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि इस अधिनियम को ऐसे क्षेत्रों में जी हाँ। जहां की पहले से अनुसूचित जातियां हैं और अन्य उनसे संबंधित जो विशेष कानून लागू हैं, तो उन कानून में और जी। पंचायती राज अधिनियम के कानून में दोनों जी। में तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे में जो उस जनजातीय क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, वह विकास पूर्णतया नहीं हो पाता है। जी जी। तो आवश्यक है कि विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में इस पंचायती राज व्यवस्था जी, जी। और जनजातियों से संबंधित जो दोनों कानून हैं, उसमें तालमेल बैठा करके और उसका कार्यान्वयन कराया जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में पंचायती राज के माध्यम से या जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कार्यक्रम के अंत में नित्यानंद सर, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शशि जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने प्रिय दर्शकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पंचायती राज कानून में समय समय पर काफी संशोधन होते हुए और कई बहुत सारी अच्छी चीजें जुड़ रही हैं जी। तो हमारे दर्शक जागरूक हों। और इसमें अभी जो नई चीज आई है कि पंचायती राज चुनाव, पंचायत चुनाव में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश रोकने के लिए हमारे माननीय पटना उच्च न्यायालय, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने और हमारी सरकार ने ये बहुत ऐसे कानून और ऐसे प्रावधान और ऐसे निर्णय किए हैं कि जिसमें जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जा सकता है। तो हमारी पंचायती राज व्यवस्था में सबसे अच्छी बात यह होगी कि अच्छे लोग, जिनकी अच्छी सोच हो, जो समाज के लिए, नीचे दबे कुचले लोगों के लिए और हमारे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास हो। यही पंचायती राज चुनाव और पंचायती राज अधिनियम की सच्ची अवधारणा है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही सर, और बहुत अच्छा संदेश दिया। मकबूल अहमद सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को हम तो ये संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो गांव में रहते हैं, तो उन लोगों को आपस में जागरूक होने की जरूरत है, अपना हक को समझने की जरूरत है। आज हमारा बिहार राज्य काफी विकसित हो चुका है, सरकार का ध्यान गांव की ओर काफी है। तो लोग जागरूक हों, अपना अधिकार को समझें, अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने मांग को रखें और जहां तक हो सुविधा उठाने की कोशिश करें। सर, आप दोनों यहाँ आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी शशि जी, और हमारे प्रिय दर्शकों को भी कि इस ज्ञानपूर्ण जानकारी का लाभ उठाएं और जागरूक बने। जी जी। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कानूनी सलाह द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, डीडी बिहार, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। DD Free Dish.